ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3 जल संसाधन। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों, मैदानों के आसपास क्यों बसता था। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें उपयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्वरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा है कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा और जल एक नवीकरण योग्य हिस्सा है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल का विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, तो हमें तत्कालीन कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। संचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। एक ओर इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की आवश्यकता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक
पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या, शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। क्या आप जानते हैं अटल भूजल योजना को 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों, तालुकाओं की 8,220 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार 2022-23। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात ही की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति के आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमें प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के वेष्टनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीपोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया।
बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आम तौर पर जलाशय, झील अथवा जलवरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांध और वर्गीकृत किया जा सकता है। बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कालाविधि है और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओ दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर नदी घाटी में गाया गया, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली सभी समस्याओं का वर्णन करता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता की पूरा करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3,112 गाँवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर और जालौर के 2,86,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी।
महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75% कमान क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमान क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्दी इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियां और सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनकी जलाशयों में तलछट जमा होने से बा, वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार नियंत्रण में असफल रहते हैं। हाल के समय में भारत के विभिन्न भागों में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के बाद में सूचना एकत्र करें। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र तंत्र और इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ-साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम में बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में, खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नहरों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था।
वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाला वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों का साथ भूमिगत कमरे में भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य: मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम यहाँ विश्व की सबसे अधिक अधिक वर्षा होती है। शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण: पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छलन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्षा जल 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उस उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँकों के अंदर ले जाते हैं। सॉरी जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है, जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँका में चला जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली: मेघालय में नदियों पर झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 28 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाती है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिखर पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव
परिवर्तित किया जाता है। पौधे पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पर ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है और 10 भराई के साथ यहाँ जल संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की हो सकती है। सूचना एकत्रित करें और उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल विवाद पर एक नाटक की प्रस्तुतता करें।